बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। मुझे फॉर्म 13 के हवाला से वोटर की वेरिफिकेशन के मतलब कॉल वसूल हो रही है कि फॉर्म 13 को हमने किस तरह पुर करना है। पहली बात तो ये है कि फॉर्म 13 उन अशखास का पुर किया जाएगा जिनका नाम वोटर लिस्ट में मौजूद नहीं है। जिन अशखास का नाम वोटर लिस्ट के अंदर मौजूद तो नहीं मगर शनाख्ती कार्ड के ऊपर आर्जी पता या मुस्तकिल पता आपके ब्लॉक के मुतलका है, जो शुमारियाती ब्लॉक आपको दिया गया है उस ब्लॉक में उनका या तो आर्जी पता मौजूद है शनाख्ती कार्ड पर या फिर मुस्तकिल पता जो है वो मौजूद है। तो इसको हम फिल किस तरह करेंगे। सबसे पहला नंबर जो आता है वो है इंतहाबी इलाके का नाम। तो जो शुमारियाती ब्लॉक की आपको फहरिस्त वोटर्स की दी गई है उसके ऊपर आपका इंतहाबी इलाका का नाम लिखा हुआ है। हम फॉर्म 13 में इस जगह पर वो नाम तहरीर कर देंगे। फिर शुमारियाती ब्लॉक कोड है तो उसके मुतलका खाना जात फॉर्म 13 के ऊपर बने हुए हैं। हमने ये भी उस फहरिस्त के ऊपर से ही जो नंबर्स हैं कोड के वो लेने हैं और इन खाना जात के अंदर उनको फिल कर देना है। उसके बाद ग्राना नंबर लिखना है। तो ग्राना नंबर वो लिखा जाएगा जो हमने जारी करना है। ये नहीं कि जो घर के ऊपर नंबर लिखा हुआ है वो हम लिख देंगे, नहीं, ग्राना नंबर वो लिखेंगे जो हमने जारी करना है। उसके बाद मकान का नंबर है। तो मकान का नंबर अक्सर शहरों में आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ जगह पर कुछ गली और मोहल्ले होते हैं, तो उन गली और मोहल्लों में मकान नंबर लिखा होता है कि इस गली का ये मकान नंबर 3 है, ये मकान नंबर 4 है, ये मकान नंबर 25 है, यह मकान नंबर 41 है। ये ज्यादातर शहरों में होता है। तो वहां पर जो गली का मकान नंबर होता है उस मकान नंबर का इंदराज करेंगे। उसके बाद जिस गली के अंदर ये मकान है उस गली का जो नाम है वो तहरीर करेंगे। अगर कोई मोहल्ला है तो हम उस मोहल्ला का नाम लिखेंगे, और अगर शहर कस्बा आगे आ जाता है या देह, अगर हम किसी कस्बे में वोटर्स की वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो हम कस्बा पर टिक करेंगे और उसके आगे उस कस्बा का नाम लिखेंगे। अगर हमारी वेरिफिकेशन शहर में है तो हम शहर वाले नाम पर टिक करेंगे और शहर का नाम लिखेंगे। और अगर हमारी वेरिफिकेशन किसी देह में है, किसी देहात में है, तो हम देह पर टिक करेंगे और उस देहात का नाम लिखेंगे। अगला हमारा पॉइंट है पटवार सर्कल या टप्पेदार सर्कल। तो पटवार सर्कल जो है वो जो हमारा सुपरवाइजर, हाँ, हमारी ड्यूटी के ऊपर सुपरवाइजर है। तो मिसाल के तौर पे मैं रत्ता दोथरा के अंदर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ, तो 5 या 6 गांव जो है वो एक पटवार सर्कल में आते हैं। तो रत्ता दोथरा का जो पटवार सर्कल है वो चक बहलोल है। तो ये पटवार सर्कल भी आपकी फहरिस्त जो दी गई है उसके ऊपर दर्ज है, आप वो पटवार सर्कल लिख लेंगे। आगे तहसील है और उसके बाद जिला है, तो हम इनका इंदराज करेंगे। उसके बाद आ जाता है जिन लोगों के हमने फॉर्म 13 फिल करने हैं
ان کے क्वाइफ किस तरह दर्ज करेंगे। तो नीचे एक टेबल बना हुआ है, उस टेबल के अंदर कॉलम्स हैं। तो सबसे पहला कॉलम है सिलसिला नंबर। सिलसिला नंबर के ऊपर, फॉर्म के ऊपर सिलसिला नंबर 1 2 3 लिखे हुए हैं। उसके बाद आ जाता है नाम। तो जिस वोटर का हमने फॉर्म 13 फिल करना है उसका नाम लिखेंगे। अगर वो मर्द है तो मर्द वाले कॉलम्स में लिखेंगे, अगर वो कोई खवातीन है, औरत है, तो फिर वो खवातीन वाले कॉलम्स के अंदर उसको लिखेंगे। उसका नाम लिखने के बाद वालिद का नाम लिखेंगे, अगर खवातीन है तो शोहर का नाम लिखा जाएगा। उसके बाद आ जाता है तारीख पैदाइश। तो जो उसकी तारीख पैदाइश शनाख्ती कार्ड के मुताबिक होगी वो तारीख पैदाइश दर्ज की जाएगी और कोई तारीख पैदाइश दर्ज नहीं की जाएगी। आगे कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर है, तो शनाख्ती कार्ड नंबर से हमें उसका कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर मिल जाता है और जो मुतलका कॉलम्स होगा उसका, उसके अंदर उसके कौमी शनाख्ती कार्ड का नंबर दर्ज कर दिया जाएगा। तो फिर उसके बाद आ जाता है कि कौमी शनाख्ती कार्ड के ऊपर आर्जी पता पर है वो वोटर या फिर मुस्तकिल पता पर है। तो दो हमारे खाना जो है या दो कॉलम जो है वो आर्जी और मुस्तकिल के बने हुए हैं। अगर मुस्तकिल पता लिखा हुआ है तो हमने उस खाना के अंदर टिक करना है, अपने 10 हाथ नहीं करने। अगर शनाख्ती कार्ड के ऊपर आर्जी पता लिखा हुआ है तो फिर हमने आर्जी खाना में टिक करना है, 10 हाथ नहीं करने। उसके बाद हमने वोटर के मजहब के मुताबिक बताना है कि वोटर का मजहब क्या है। अगर वोटर मुसलमान है तो मुसलमान वाला जो खाना है उसके अंदर टिक कर देंगे। अगर वोटर ईसाई है तो ईसाई वाला खाना के अंदर टिक कर देंगे। अगर वोटर हिंदू है तो हिंदू वाला खाना के अंदर टिक कर देंगे। अगर सिख है तो सिख वाले खाना के अंदर टिक करेंगे। अगर बुद्ध मत है तो बुद्ध मत वाले खाना के अंदर टिक करेंगे। अगर पारसी है तो पारसी वाले खाना के अंदर टिक करेंगे। अगर कादियानी या अहमदी है तो कादियानी या अहमदी वाले खाना के अंदर टिक करेंगे। अगर इनमें वो वोटर नहीं आता, जो मज़ाहब मैंने बताए हैं इनमें वोटर नहीं आता, तो फिर एक और खाना बना हुआ है जो है दीगर गैर मुस्लिम। तो दीगर गैर मुस्लिम के आगे या तो हम उसका मजहब लिखेंगे कि वो किस मजहब से तल्लक रखता है। आगे फिर जिसका हम फॉर्म फिल कर रहे हैं वो या तो खुद हो सकता है या फिर उसका कोई घर में सरबराह है तो वो हलफनामा देगा। किस सूरत में? अगर वोटर मुसलमान है तो। अगर वोटर मुसलमान नहीं है तो फिर ये हलफनामा का इंदराज नहीं किया जाएगा। सिर्फ मुसलमान होने की सूरत में हम इस हलफनामा को मुकम्मल करवाएंगे। तो दरख्वास्त देंदा का पहले खाने के अंदर हम उसके दस्तखत करवाएंगे और दूसरे खाना के अंदर निशान अंगूठा लगाया जाएगा। ये हमने नहीं करना कि अगर एक वोटर दस्तखत कर सकता है तो फिर निशान अंगूठा लगाने की कोई जरूरत नहीं, जरूरत है। निशान अंगूठा जो है वो हमने लाजमी लिखवाना है। जब हमने हलफनामा लेना है उस वक्त निशान अंगूठा हमने लगवाना ही लगवाना है, बेशक वो दस्तखत कर सकता है। उसके बाद तारीख लिखेंगे कि किस तारीख को उसने ये निशान अंगूठा लगाया और दस्तखत किए। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक रसीद है, उसको हमने मुकम्मल करना है। इंतखाबी इलाका का नाम लिखा जाएगा जो हमने ऊपर लिखा है, शुमारियाती ब्लॉक कोड लिखा जाएगा जो ऊपर लिखा है, घराना नंबर लिखा जाएगा जो हमने उनके घर को नंबर दिया है वो घराना नंबर लिखेंगे। क्वाइफ लिखेंगे, मसम्मी, मसमात और आंसा के आगे हम उसकी वल्दियत,
اس کی زوجیت اور دختر وغیرہ جو ہے اس کے متعلق پر کریں گے۔ مکان نمبر دیں گے کہ جس گلی میں اس کا کون سا مکان ہے، جیسے میں نے اوپر بتایا ہے کہ مکان نمبر کی جگہ پر ہم اس طرح مکان نمبر تحریر کریں گے۔ تو گلی کا نام جو ہوگا وہ لکھیں گے، محلہ کا نام جو ہوگا وہ لکھیں گے، شہر قصبہ اور دیہہ کا جو نام ہوگا وہ لکھیں گے، تحصیل کا نام جو ہوگا وہ لکھیں گے، ضلع کا نام جو ہوگا وہ لکھیں گے۔ اس کے بعد تصدیق کنندہ جو ہوگا وہ اپنے دستخط کرے گا، اور جس تاریخ کو وہ دستخط کرے گا وہ تاریخ لکھی جائے گی، اپنا نام لکھے گا، عہدہ لکھے گا، اور جس جگہ پر وہ تعینات ہے وہ جگہ لکھے گا۔ مثال کے طور پر وہ پی ایس ٹی ٹیچر ہے تو عہدہ کے اندر وہ پی ایس ٹی ٹیچر لکھے گا۔ اور مقام تعیناتی کہ گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول رتا دوتھڑ کے اندر تعینات ہے تو وہ گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول رتا دوتھڑ لکھے گا۔ جس اسکول کے اندر وہ تعینات ہے اس اسکول کا نام لکھے گا۔ اور آگے قومی شناختی کارڈ نمبر ہے تو وہ بھی تصدیق کنندہ اپنا لکھے۔ رسید کے اندر قومی شناختی کارڈ نمبر جو ہے وہ تصدیق کنندہ اپنا لکھے گا۔ اب ہم آتے ہیں فارم کی بیک سائڈ کی طرف۔ تو بیک سائڈ میں جو گھر کا سربراہ ہوگا وہ ایک تصدیقی سرٹیفکیٹ مکمل کرے گا جو فارم کے اوپر درج ہے، اسے آپ اقرار نامہ کہہ سکتے ہیں۔ اس میں بھی صرف اس کا یہی کام ہے کہ درخواست دہندہ جو ہے وہ اپنے ایک خانہ کے اندر دستخط کرے گا اور دوسرے خانہ کے اندر نشان انگوٹھا لگائے گا اور تاریخ لکھے گا، اور ساتھ اس کا فون نمبر لکھا جائے گا۔ تاریخ کے نیچے آپ اس کا فون نمبر درج کریں گے۔ تو اس کے نیچے جو نیا حصہ آ جاتا ہے فارم کا وہ ہے کہ تصدیق کنندہ کا اپنا۔ تصدیق کنندہ جو ہوتا ہے اس میں اپنے دستخط کرے گا، تاریخ لکھے گا، نام لکھے گا، عہدہ لکھے گا، اور جس مقام پر وہ تعینات ہے اس مقام کا اندراج کرے گا، اور قومی شناختی کارڈ اپنا جو ہے اس کا نمبر درج کرے گا۔ یہ ذمہ داری ہے تصدیق کنندہ کی۔ تو اس کے آگے جو انفارمیشن درج ہونی ہے وہ تصدیق کنندہ کی نہیں ہوگی، وہ سپروائزر کی ہوگی۔ تو فارم کے اس حصہ کو سپروائزر فل کریں گے، اور اس کے آگے جو حصہ آتا ہے وہ کرے گا اسسٹنٹ رجسٹریشن آفیسر۔ اسسٹنٹ رجسٹریشن آفیسر ARO صاحب۔ تو جب یہ ARO صاحب یہ اپنا حصہ بھی مکمل کر لیں گے اس کے بعد رجسٹریشن آفیسر جو ہے وہ اپنی مہر لگائیں گے اور اپنے دستخط کریں گے، فارم کی تکمیل مکمل ہو جائے گی۔ تو اس طرح ہم آسانی کے ساتھ فارم 13 کو فل کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔